नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक छोटा सा आर्टिकल छपा था ब्लूमबर्ग में और फिर बाकी न्यूज़पेपर में भी, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोग को बताऊं। ये आर्टिकल आप लोग पढ़ोगे ना तो ये पूरा यूरोप की जो हिपोक्रेसी है वो पूरा शो करता है। जो यूरोप की मेंटेलिटी है, जो उसकी पूरी फेक मॉरलिटी है, उसको एक्सपोज कर देता है। इस आर्टिकल में कहा यह गया है कि यूरोप की जो कार्स हैं उनको अभी भी रशियन ऑयल जो है वही फ्यूल कर रही हैं, यानी कि रशियन ऑयल पे ही वो चल रही है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल, इसका हेडलाइन आप लोग देख सकते हो, ये है रशियन ऑयल स्टिल पावरिंग यूरोप कार्स विद हेल्प ऑफ इंडिया। और कहा यह जा रहा है कि इस हिपोक्रेसी की वजह से या फिर इस मॉरलिटी की वजह से कह लीजिए, यूरोप को बहुत ही हैवी फाइन पे करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग को पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है फरवरी 2022 से। उसके बाद ही यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूएसए वगैरह, इन सब ने कहा था कि हम लोग रशिया को आइसोलेट कर देंगे, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, रशिया पे अपनी जो डिपेंडेंस है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, और फ्यूल का इंपोर्ट, रशिया से गैस का इंपोर्ट या फिर बाकी इंपोर्ट भी इन लोग ने कम करना शुरू किया भी। रशिया पे सैंक्शन लगाया, रशिया पे प्राइस कैप लगाया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा, इंडिया, चाइना, बाकी इस तरह की एशियन कंट्री जो है, इनने इंपोर्ट बढ़ा दिया रशिया से ऑयल का, जिसकी वजह से इनका रशिया को आइसोलेट करने का या फिर रशिया को इकोनॉमिक चोट पहुंचाने का जो प्लान था वो बिल्कुल भी नाकाम हो गया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि बहुत हद तक नाकाम हो गया। और इंडिया जैसी कंट्री ने, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस इमेज पे, कि पहले इंडिया जो इंपोर्ट करता था रशिया से वो ना के बराबर था ऑयल का, लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते इंडिया ने इस लेवल पे कर दिया कि आज के टाइम में इंडिया हर दिन लगभग 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। और रशिया बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑयल के मामले में। इससे पहले इराक हुआ करता था, इराक को पीछे करके इस समय सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो रशिया से ही खरीद रहा है इंडिया। इसके अलावा आप लोग को हो सकता है पता भी होगा कि रिफाइनरी के मामले में, ऑयल की जो रिफाइन की जाती है, जब ऑयल निकाला जाता है तो क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद फिर इसको रिफाइन किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, यानी कि पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इसके मामले में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया के टॉप 5 रिफाइनर अगर आप लोग देखोगे ना तो सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा यूएसए, उसके बाद मिलेगा चाइना, उसके बाद मिलेगा आप लोग को रशिया, फिर मिलेगा इंडिया चौथे नंबर पे, और उसके बाद आप लोग को पांचवा मिलेगा जापान। इसीलिए इंडिया हमेशा जो क्रूड ऑयल है वही खरीदता है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, जो कि थोड़ा बहुत सस्ता भी होता है, रिफाइनरिंग में भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसीलिए क्रूड ऑयल इंडिया मंगाता है और यहाँ से फिर रिफाइन करता है अपने लिए भी, और दुनिया भर की कंट्री को भी ये थोड़ा बहुत बेचता है। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुई है ना, काफ़ी टाइम से, अब कहने का मतलब है पिछले के 5-6 महीने लगा लो या फिर उससे भी पहले का टाइम लगा लो। यहाँ पर आप लोग इमेज में देख ही सकते हो, अभी अब मैं समझाऊंगा आप लोग को क्या है ये, कि इंडिया ने ये जो रिफाइन करके वो अपना एक्सपोर्ट करता था ऑयल पहले थोड़ा बहुत, अब इसको एक्सपोर्ट वो लार्ज स्केल पे करने लगा है। और यूरोपियन कंट्री जिनका कहना था कि नहीं हम रशिया से बिल्कुल ऑयल नहीं खरीदेंगे, रशिया को आइसोलेट कर देंगे, ये वो, उसने रशिया का ही ऑयल खरीदा है, लेकिन अब इंडिया के थ्रू खरीदना शुरू किया है। तो हिपोक्रेसी जो है यूरोप की, वो देख रहे हो आप लोग। हम लोग रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे, रशिया से रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इंडिया से वही ऑयल हम लोग खरीदेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो, पहले जो है वो इंडिया यूरोप को जो एक्सपोर्ट करता था ऑयल, फाइनल प्रोडक्ट ही इंडिया जनरली एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल नहीं एक्सपोर्ट करता है। तो वो किस लेवल पे था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में राइज हो रहा है, और ये इस चीज़ में राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया ज़्यादातर अपना ऑयल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रशिया से ही मंगा रहा है, और रशिया से ये ऑयल मंगा रहा है। इसका मतलब यूरोप जो है वो भी रशिया का ही ऑयल खरीद रहा है ना। यूरोप ने क्यों ये रास्ता अपनाया, उसके लिए अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखो, एक चीज़ को तो ये पूरा बंद कर चुका था, यानी कि रशियन ऑयल को यूरोप कह चुका था हम लोग नहीं खरीदेंगे। अगर ये ओपेक कंट्री से ऑयल खरीदना चाहता तो आप लोग खुद ही सोचो, ओपेक कंट्रीज या फिर सऊदी से अगर ये ऑयल खरीदता तो सऊदी का जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही रहता, लेकिन डिमांड बढ़ता इस ऑयल का, और डिमांड बढ़ता तो फिर क्या होता, प्राइस में राइज होता। और यहाँ पर इसके ऑयल में, सऊदी के ऑयल में प्राइस में राइज होता, तो इसका मतलब दुनिया भर में जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन है उस सब के प्राइस में राइज होता, तो अपना और पूरे वर्ल्ड का नुकसान कर लेता। और यूरोप अगर ओपेक कंट्री या फिर सऊदी से खरीदता, तो इसीलिए उसने कहा कि हम लोग इंडिया से ही ऑयल खरीदेंगे। और इंडिया क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदने लगा है अब, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पहले की तरह ही बैलेंस रहेगा, और ऑयल जो है उसका रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चीजें वैसे की वैसी ही है, पहले ही की तरह, ऑलमोस्ट पहले ही की तरह है, खाली शिफ्ट हुआ है। पहले यूरोप डायरेक्ट खरीद लेता था रशिया से, और इंडिया खरीदता था मिडिल ईस्ट से, इराक वगैरह से। और अब क्या हुआ है कि इंडिया ही खरीद रहा है मिडिल ईस्ट से भी और रशिया से भी, और इसको फिर फाइनल प्रोडक्ट बना के या फिर रिफाइनिंग करके
ये बेच रहा है यूरोप को। प्लस इससे एक और नुकसान हो रहा है यूरोप का, वो क्या कि देखो जो यूरोप है, जैसा कि मैंने बताया, हम सब जानते हैं कि इसने मना कर दिया है कि हम लोग रशिया से नहीं खरीदेंगे। अब ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो यूरोप की रिफाइनरीज थी, इटली वगैरह की जो रिफाइनरीज थी यूरोप में, वहां पर जो उनको ऑयल मिल रहा है वो महंगे रेट पे मिल रहा है, रशिया का चीप ऑयल तो उनको मिल नहीं रहा। तो इसकी वजह से ये जो पूरा रिफाइनरी का उनका कॉस्ट है या फिर सब कुछ फाइनल प्रोडक्ट जो उनका बन रहा है उसका कॉस्ट भी ऊपर रह रहा है इंडिया का जो फ्राइंड पेट्रोलियम है उसके कॉस्ट से। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उनसे ना खरीद के ऑयल इंडिया से खरीद रही हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो रिफाइनरीज है उनका भी बिजनेस कम हो रहा है और वो बिजनेस शिफ्ट हो रहा है इंडिया की ओर। अगर उन कंट्रीज की बात करें जो ज्यादातर इंडिया से खरीद रही हैं यूरोप की, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रांस, फिर टर्की, फिर बेल्जियम, उसके बाद नीदरलैंड। ये कंट्री जो है ये सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रही है इंडिया से, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो इंडिया में आ रहा है। क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, इसका प्राइस ज़्यादा होता है। क्रूड ऑयल जो होता है ये सस्ते में लेता है इंडिया, फिर इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और इसको बेचता है। इसकी वजह से पैसा अब इंडिया भी कमा पा रहा है और डॉलर भी आ रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है इंडिया को ना। यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ आप लोग को बताऊं तो इंडिया में अगर आप लोग देखो ना, तो रिलायंस की जो जामनगर की इंडस्ट्री है वो आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडस्ट्री है। और दूसरे नंबर पे जो है, वर्ल्ड की नहीं बल्कि इंडिया की जो दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री है वो है न्यारा रिफाइनरी। और इन दोनों इंडस्ट्रीज ने मिलके जितना भी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा है 50% इन दोनों ने मिलके ही खरीदा है और फिर इसको रिफाइन करके आगे दुनिया भर में बेचा है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो न्यारा एनर्जी है ना, इसमें अगर आप लोग शेयर होल्डिंग अगर देखोगे तो अकेले 49% की जो शेयर होल्डिंग है वो रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, उसी की है। ये रोजनेफ्ट जो है ये रशियन गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। और इसके अलावा भी बाकी जो शेयर होल्डिंग है उसमें से भी थोड़ा हिस्सा रशिया का है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिफाइन करके ऑयल बेचा जा रहा है इसमें भी रशिया प्रॉफिट कमा रहा है। रशिया का क्रूड ऑयल भी ये लोग खरीद रहे हैं, प्लस रशियन कंपनी द्वारा, रशियनी कंपनी कह लो क्योंकि ज्यादातर शेयर होल्डिंग उसी की है, उसी के द्वारा रिफाइन किया हुआ ये जो ऑयल है इसी को ये लोग खरीद रहे हैं। तो समझ रहे हो आप लोग, दिखाने के लिए हम लोग मॉरल वैल्यूज की बात करेंगे, हम लोग मॉरलिटी पे काम करेंगे, हम लोग जो यूक्रेन है उसका साथ देंगे, रशिया को आइसोलेट करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वही ऑयल रशिया का, वही ऑयल रशिया द्वारा रिफाइंड कंपनी का, उसको हम लोग खरीदेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप की जो कार है वो आज भी रशियन ऑयल से ही फ्यूल्ड की जा रही है और जिसका मेन कारण है इंडिया। इंडिया एक तरीके से आप लोग को देखोगे एक बैकडोर बन चुका है रशियन बिजनेस का। आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो भी अपना प्लांट लगाएगी यहाँ पर। एक तरीके से बहुत ज्यादा हम लोग इकोनॉमिकली जो है वो रशिया के साथ क्लोज आ जाएंगे और अभी जो हमारे रिलेशन है वो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि और भी ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे हम लोग को रशिया के साथ। तो ये पूरी जो डेवलपमेंट है वो है। इसके अलावा बीच में बात चली थी डायमंड की भी, अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि वेस्टर्न कंट्रीज अब ये कह रहे थे कि रशिया का जो डायमंड है वो भी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको फंड कर रहा है रशिया के लिए, इसीलिए इस डायमंड पे भी हम लोग बैन लगाएंगे। और डायमंड के मामले में आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो कटिंग होती है, सबसे ज्यादा जो पॉलिशिंग होती है वर्ल्ड में, वो इंडिया ही करता है। तो देखना होगा आगे फिर इसका क्या नतीजा आता है। अगर ये लोग जो सैंक्शन लगा करते हैं रशिया का जो डायमंड है उसके अगेंस्ट में, तो इसी तरीके से जो चीज़ होती है वो उसमें भी होती है, यानी कि इंडिया के थ्रू ये खरीदते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग ने सैंक्शन कर रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके घर तक ये डायमंड पहुंचता है, या फिर वाकई में ये लोग जो है सीरियसली सैंक्शन लगाते भी हैं रशिया के अगेंस्ट में कि नहीं, तो वो तो देखना होगा। उसके अलावा एक और न्यूज़ अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सितंबर 2022 में ऐसी बात चली थी, यहाँ पर आप लोग न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हो कि रशिया का जो गैस है वो भी यूरोप खरीद रहा है, लेकिन वो खरीद रहा है चाइना के रास्ते। जैसे इंडिया के रास्ते ऑयल खरीद रहा है अभी, वैसे ही चाइना के रास्ते गैस खरीद रहा है। तो कहने का मतलब है सब चीज़ खरीद रहा है यूरोप रशिया का, लेकिन डायरेक्टली नहीं खरीद रहा है, इनडायरेक्टली खरीद रहा है। और यही चीज़ करके वो दुनिया भर की कंट्री पे ज्ञान बांट रहा है कि देखो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन को ऐसे मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप लोग सही का रास्ता अपनाओ। तो इस तरीके की हिपोक्रेसी जो है वो मेरे को नहीं लगता आज से पहले कहीं पर देखी गई होगी पूरे वर्ल्ड में, और देखी गई भी होगी तो मैं इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि वो भी इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने ही की होगी। बाकी इस वीडियो को गाइज मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।